नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो वहीं चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी बीजेपी को अलविदा कह दिया है। जेजेपी को अलविदा कहते हुए देवेंद्र सिंह बबली और सुनील सांगवान ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि देवेंद्र बबली और सुनील सांगवान का वो बीजेपी परिवार में शामिल होने पर स्वागत करते हैं। 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रचने जा रही है, उन्होंने कहा। और साथ ही साथ वहीं चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन करीब 40 सीटों के लिए नामों में के जो पैनल बनाए गए हैं उस पर आज सीईसी की बैठक में चर्चा हुई। साथ ही साथ इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि लगातार हरियाणा में जो चुनावी सियासी बिसात बिछी हुई है उसको लेकर गहमा गहमी का रूप दिखाई दे रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी, उसमें बड़े परिवार में देवेंद्र सिंह बबली जो पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, जिनका अपना एक जनाधार पूरे हरियाणा प्रदेश में है, ऐसे नेता आज शामिल हुए हैं। और संजय कबलाना जी, इनका भी अपना जनाधार है और कई राजनीतिक पार्टियों में बड़ी जिम्मेवारी पर रहे हैं, चुनाव भी लड़ा है। सुनील सांगवान जी, जिनके पिताजी मंत्री भी रहे, विधायक रहे और सरकारी अधिकारी का पद छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं तीनों नेताओं का पार्टी में शामिल होने पर स्वागत अभिनंदन करता हूं और इनके जो समर्थक आज आए हैं, इन सब का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप सभी केंद्रीय कार्यालय में पहुंचे हैं और इस चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हरियाणा प्रदेश में एक इतिहास रचने का चुनाव होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार लगातार सरकार बनेगी। इस प्रकार का मन बना के जो आप सब आज शामिल हुए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। तो साफ तौर पर यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जेजेपी के नेता बागी होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। देवेंद्र सिंह बबली, सुनील सांगवान ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में अभी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने और विप्लव देव ने इनको सदस्यता दिलाई है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है, दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस की भी जो तैयारियां हैं वो तेज हैं और ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी लगातार मंथन कर रही है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। सीईसी की बैठक आज हुई है। ऐसे में तमाम सारे दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में ये बैठक हुई है। तो ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कुछ समय बाद, यानी कि कुछ समय का इंतजार, उसके बाद उम्मीदवारों की सूची सामने होगी। तो उम्मीदवारों पर लगातार मंथन चल रहा है कि कौन टिकाऊ और कौन जिताऊ नेता साबित होगा। ये जनता के उस मैदान में, सियासी जमीन पर ही पता लगेगा। लेकिन तमाम सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आने वाले समय में जो समीकरण है वो किस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, कौन सी रूपरेखा को लेकर यहां हैट्रिक लगाने के दावे किए जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ एक पैनल खास तौर पर जुड़ा हुआ है। उसका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूं। कमल हांडा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से, आप अपना पक्ष रखेंगे कांग्रेस की तरफ से। रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से। स्वागत है सर आप दोनों मेहमानों का। बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। और अनुसूरा जी हैं, यहां पर अभी कुछ देर में जुड़ेंगी इनेलो की तरफ से। तो सबसे पहले रामराजी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनके बाद कमल हांडा जी के पास जाऊंगा।
रामराजी जी, जिस तरीके से जो है टिकटों का मंथन पर जो है उम्मीदवारों के नामों के मंथन पर जो है आपका विचार विमर्श लगातार चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की जो है तैयारियां हैं आपके खेमे से? देखो, हमारा मापदंड है जिताऊ और टिकाऊ। इस मापदंड के आधार पर हमारी पार्टी टिकटें देगी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है किसको कहां से चुनाव लड़ाना है, किसको देनी है टिकट, किसको नहीं देनी, और उनका प्रत्याशियों का फीडबैक लिया जा रहा है जनता के बीच में, उनकी क्या उनकी पकड़ है, कितने वो सोशल वर्कर हैं और पार्टी के प्रति कितने समर्पित हैं। तो ये सारी चीजें हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। मैं इतना कहूंगा, जिस तरह से केंद्र में देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है, तीसरी बार हमारी सरकार बनी है और हरियाणा का भी इतिहास रहा है, जिस पार्टी का शासन केंद्र में होता है उसी पार्टी को प्रदेश की जनता वोट देती है, यहाँ भी उसको शासन में लाती है। और मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जिस तरह से कांग्रेस ने झूठ बोल के ये 2, 4, 5 सीटें हथियाई, ये ठगी ठोरी की दुकान इनके आगे चलने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है। इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है। लेकिन सर, अगर कांग्रेस बोल रही होती तो 5 सीटों का इजाफा कैसे होता? गारंटी कार्ड बांट दिए, बहनों के खाते में 1 लाख। झूठ बोलने पर जनता इजाफा नहीं करती है, तो इनका झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। जनता जाग चुकी है, काट के इनकी चढ़ने की एक बार चढ़ चुकी है। आगे रामराजी जी, शर्मा जी, आपको जनता आप कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, झूठ बोलकर 5 सीटें जो है अपने कब्जे में कर ली, तो 5 सीटें झूठ बोलकर कौन कब्जे में कर सकता है? ये किसके पास हुनर है? बताया, काट की अंडी एक बार, ये हुनर किसके पास है सर? ऐसा अद्भुत हुनर जो झूठ बोलकर जनता को रिझा ले, झूठ बोलकर जनता को आकर्षण कर ले अपनी तरफ, जो है जनता के मतों को अपनी तरफ खींच ले, ऐसा हुनर किसके पास है आज के जमाने में? झूठ कांग्रेस के पास ही खत्म हो लिया। जनता जाग चुकी है, जनता में रिएक्शन बहुत ज्यादा इनके प्रति। तो वही तो, एक तरफ आप कह रहे हैं, कि जनता जाग चुकी है और एक तरफ कह रहे हैं जनता के सामने कांग्रेस ने झूठ बोला। जब जनता जाग चुकी है तो वो जो है 5 सीटें कैसे दे सकती है साहब? मैंने आपको क्या बताया है? जी जी, काट की अंडी एक बार चलती है, बार बार नहीं। इन्होंने झूठ बोला, झूठे गारंटी कार्ड। मैं क्या कह रहा हूँ, झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए। इतना जबरदस्त झूठ पूरे देश में पूरे देश में इतना जबरदस्त बाउंड्री रख दिया, इतना झूठ बोला कि गारंटी कार्ड को झूठा बनवा सकता है क्या? इन्होंने बहनों को झूठे गारंटी कार्ड तक बना के भेज दिए। ये बहनों के खाते में 1 लाख आ रहे, 1 लाख आ रहे, 8,500 रुपये महीना रहे, 8,500 रुपये महीना रहे। आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। तो जनता को इतना झूठ बोल के इन्होंने जिस तरह कर दिया, उतना ही जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। जनता में बहुत ज्यादा रिएक्शन है। जनता बदले की भावना से क्या नाम है, लेना चाह रही है। अरे झूठ बोल के हमारा वोट हासिल करके आओ तो एक बार हमारे सामने। फिर भी हमने भगवान की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से 5 सीटें जीती। 1 सीट पे हम कम मार्जिन से लूज किए हैं। और जो झूठ का पर्दाफाश हो गया, इसकी काट की एक बार चढ़ गई। आगे जनता जाग चुकी है। हमारे कार्यकर्ता जा जाके इनके घरों में, हमारे देवतुल्य जनता जनार्दन के घरों में जा जाके इनकी झूठ का पर्दाफाश कर रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, जिस तरह से ऐतिहासिक कार्य हुए हैं हमारी केंद्र की सरकार ने भी किए हैं, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए हैं, विदेश में हमारा डंका बजा है, भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ है, जो हमारी पीढ़ियां खप गई थी उसके दर्शन करने के लिए। कभी ये सोच रही थी बस पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। वो ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। भाई एक धारा 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से हटी है। ये भी अपने आप में उदाहरण है। और आर्थिक दृष्टि से हम बहुत मजबूत हुए हैं। रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। हरियाणा में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। 5 लाख तक का हमने इलाज फ्री कर दिया है। और जिसकी 3 पीढ़ियां खप गई थी, कोई चपड़ा सी भी नहीं लगा था। बच्चे पढ़ के बेचारे, क्योंकि खर्ची पर्ची तो उनके पास थी नहीं, उनकी पीढ़ियां खाली चली गई। आज मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची के
एक किसान मजदूर का बेटा आज क्लास करना चाहूंगा, अपना गौरव की बात हमारी सरकार करी है, समान विकास करना चाहूंगा आपको पूरे प्रदेश में हमारी सरकार करी है। हुड्डा तो ये कह रहे हैं कि आपने पिछले 10 साल में भर्तियों को लटकाने और भटकाने का काम किया है, आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ गौरव जी, पहले भर्तियां किस आधार पर होती थी हरियाणा में? नहीं, हरियाणा में मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के बच्चों को नौकरी लगाता था, मैं नहीं कह रहा हूँ, जाता नहीं था। परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद, भर्तियों को भर्तियां का काम किया। सरकार ने वाद को खत्म किया। आज गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा बिना घर की बिना भर्तियां नौकरी लग रहा है। ये हमारी सरकार करी है, नायब ठीक है सर, सैनिक सरकार करी है ये जी। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। कमल जी, अनुश्री हमारे साथ भी जुड़ चुकी है इस पैनल में, स्वागत है मैम आपका। लेकिन मैं आपके पास आऊं उससे पहले कमल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कमल जी, लगातार आज तो आपकी जो है सीईसी की बैठक हुई है, जो पैनल तैयार किया गया था उम्मीदवारों के नाम का, वो शायद उनके पास जो है रखा गया, और जो है अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में जो है जल्द ही जो है आपकी सूची जो है सामने आएगी। गौरव जी, आपको नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमन। शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचे नहीं हम, मंजिलों से कह दो अभी पहुंचे नहीं हम, मुश्किल तो थोड़ी सी बची है मगर ठहरे नहीं हम। अभी तो इरादों का थोड़ा सा इंतहा बाकी है, अभी तो हमारी असली मंजिल पाना बाकी है, जो कि बहुत नजदीक है। अभी तो तौलिया मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। तो बात ऐसी है सर, इनकी बातों को मुझे नहीं लगता कि तरजीह देने वाली बात है। आपने पहले मेरे से सवाल पूछा, उसका जवाब दे देते हैं हमारी पार्टी के लिए। वो ये कि पैनल अभी हमारी मीटिंग्स और चलेंगी, अभी और हमारी चलेंगी। जब जैसे कुछ यहाँ से 3 नाम फाइनल होंगे, फिर जब तक हमारा सिंगल पर नहीं हो जाएगा, हम उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। नंबर 1। दूसरी बात, ये इतने दबादब झूठ बोलते हैं, बिना रुके, बिना वो करे, बिना पलक झपकाए, इतने दबादब झूठ बोलते हैं, लेकिन आज तक इन्होंने किसी अफसर का नाम नहीं बताया, कौन सा मजदूर का बेटा लगा, कौन सा क्या लगा। इनको चुप रखिएगा, ये बीच में बहुत इंटरप्ट करते हैं, इनको चुप नहीं, लिस्ट दिखाओ ना, लेकर आओ, आप लेकर आओ। हमारी ठीक है सर, के पास आऊंगा। इतनी देर से जो है मैं आपको पूरा समय दिया सर, हमारे डिबेट में मैंने आपको पूरा समय दिया सर बोलने के लिए। आप जरा धैर्य रखें, पेशेंस रखें, पेशेंस के साथ सुने। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप नोट कर लीजिए चाहे तो। हांडा जी की बातों को, हांडा जी के सवालों को नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप जवाब दे देना। सर बिल्कुल, आपके जवाब के लिए ही बैठा हूं सर मैं आज, मैं जवाब लूंगा। मसला क्या है? मसला ये है कि आप जो है सवालों को सुने और जवाब देंगे। जी कमल जी, प्लीज कंटिन्यू। हो गई है 2019 में लोगों ने घर में बिठा दिया था 40 से देके, जब 75 पार का नारा दे रहे थे, वो उस चीज को इनको याद नहीं रहता। खैर, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी इनको जरा। उम्मीद करती हूँ गौरव जी आप यू विल कीप हिम ऑन साइलेंट मोड, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। ओके जी श्योर। चाल चरित्र चेहरा कि हमने काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, ये अपना बता रहे। झूठ इन्होंने दबादब बोले, 15 लाख सबके खाते में आएंगे, किसानों की आय दुगनी होएगी। और पहलवान, ये कुछ बातों का हरियाणा की मैं बात करूं, बहुत सी बातों का जवाब ही नहीं देते, रटे रटाए डायलॉग होते हैं। पहलवान बेटियों को क्यों पीटा, किसानों को क्यों पीटा, क्यों उनके ऊपर छर्रे चलाए आपने? नहीं, फिर गौरव जी, फिर मैं डिबेट छोड़ दूं मैं? जी मैम बोलिए। अच्छा, अरे बात करने दो, पहले सुनने की क्षमता रखो। महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता? कोई महिला बोली तो पीछे मत बोलो। महिलाओं का सम्मान करो, महिलाओं का सम्मान करो। तुम लोग हो ही विरोधी, महिलाओं के सम्मान के विरोधी। अरे बदलापुर की बात, फिर मैं कहूँ बदलापुर की बात, 2-4 साल की बच्चियां, 4 साल की बच्चियां बदलापुर की। सर आप इनको बुलवा लीजिए, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर सकती। मैं कमल जी विल यू प्लीज पुट हिम ऑन साइलेंट मोड, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू। ओके मैम, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आयुष्मान में इलाज नहीं मिलेगा। हमारे नेहरू जी द्वारा खोले गए पीजीआई में इनको इलाज मिल जाएगा, ओसीडी का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि जो लगातार झूठ बोलते हैं लेकिन उनको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ। मैं इलाज कराइए इस चीज का, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ध्यान दीजिए इस चीज को। इनको इतिहास याद दिला दूं मैं कि ये कहते हैं ना, जिसकी केंद्र में होती है उसकी राज्य में भी होती है। तो याद दिला दूं, इनेलो के साथ जब आपने हरियाणा में सरकार बनाई थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, याद रखना इस चीज को। हमेशा झूठ बोल बोल के ना, गोलमोल बातें करके झूठ
जनता को बहकाने का काम आप ही करते हैं, हम नहीं करते। आरक्षण के लिए आप बात करते हैं, 69,000 शिक्षकों की भर्ती इलाहाबाद कोर्ट ने रद्द कर दी, क्योंकि उसमें 18,000 हमारे जो है रिजर्व कैटेगरी के थे, जो जिसमें उनमें कोई नाम नहीं था। सुन लो आरक्षण के लिए बात। दूसरी बात, अपना चार चरित्र दो ओके, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन हिम, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन हिम। मैं ये पूछना चाहती हूँ, भाई चुप रहे, आरक्षण की बात करी तो जवाब मैं दूंगी क्या? आरक्षण की बात करोगे उसका जवाब सुनना मंजूर नहीं है, बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। गौरव जी मैं उठ रही हूँ, मैं आप उसको बुलवा लीजिए। आई एम लिविंग द डिबेट। मैम मैं आपसे क्या आप उसको चुप नहीं करवा रहे हैं? व्हाट इज दिस? मैम आपसे नहीं, आप उसका वॉल्यूम डाउन मैम आपसे निवेदन है कि आप बैठे और आप जो कंप्लीट करें अपने जो है सेंटेंस को, बिकॉज क्योंकि शर्मा जी की आवाज म्यूट है। नहीं वो नहीं आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। मैं शर्मा जी के पास जाऊंगा, जब उनकी आवाज को ओपन कर दूंगा। He is disturbing me in between. जी He is disturbing me. I heard him quietly. शर्मा जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज उनकी बात को कंप्लीट होने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। हाँ जी, तो मैं बता रही थी जिस देर तुल्य जनता की बात करते हैं, जिस जनता के आशीर्वाद की बात करते हैं, याद दिला दूं मैं कि अभी जून अभी गया है, 5 सीटें छीन ली आपके हाथ से। 3 करोड़ लखपति दीदियां बनानी थी, वो कहाँ गई? उसका जवाब इनके पास नहीं होता। खटाखट वो भी डालना था ना। पहले किसानों पर छर्रे चलाए इन्होंने कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको इन्होंने ठगा नहीं, जिसको इन्होंने पीटा नहीं। व्यापारी वर्ग से लॉ एंड ऑर्डर की हालत देख लीजिए, लक्षण कितनी है। खुलेआम से रोटियां मांगी जा रही हैं, खुलेआम दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं। ये इन बातों का जवाब इनके पास नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये कहते हैं हमारे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री जी। अरे मैंने इनको कितनी बार बताया, इनको समझ में नहीं आता, या इनकी यादाश्त बहुत कमजोर हो चुकी है कि जैसे ही हमारे राहुल जी संसद में आते हैं उसी टाइम पीएम उठकर चले जाते हैं। और उनके विदेशों में जो डंका बच रहा है वो भी बता दूं मैं, वो भी बता दूं। यूक्रेन में अभी गए हैं, यूक्रेन से होकर आए, ये मालूम है? यूक्रेन से होकर आए, पता है कितनी खरी खोटी सुनाई वहां के जेलेंस्की ने। यार देखना, झूठी खबरों पे मत जाया करो, व्हाट्सएप से ही लेते हो आप तो। मैं से सारे देश तुल्य जनता थी तो हमारी पहलवान बेटियां क्यों पीटी गई, हमारा अन्नदाता किसान क्यों पीटा गया, व्यापारी वर्ग को पीटा गया, सरकारी कर्मचारी को पीटा गया, ड्राइवर, डॉक्टर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, और पोर्टल बनाकर जो आपने जनता को बेवकूफ बनाया, और अग्निवीर योजना लाकर युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया आपने। हर साल 5500 जाते थे हमारे हरियाणा के युवा उसमें सेना में, आपने क्या किया? 975, उसमें से भी 25% रहेंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? ये नहीं सोचते, क्योंकि आप लोगों को अपना पड़ा हुआ है कि हम लूटे। आप आए ही लूट मार करने हैं, लेकिन अब जनता तैयार बैठी है कि बहुत हो गई लूट मार, अब इनको अब जाएगी नायब सरकार। दूसरी बात, 370 की बात बड़ी करते हैं ये, लेकिन भूल जाते हैं। वैसे तो हरियाणा पे हमें बात करनी चाहिए, लेकिन ये 370 की बात बहुत बार करते हैं। इन्होंने ऑर्डिनेंस पढ़ा नहीं है, उसमें टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी भी 370 धारा खड़ी है, आप प्लॉट क्यों नहीं लेते वहां जाकर? मुझे ये बताना। आप कहीं यहाँ पे किसी आपका ने खरीदी हो या किसी मंत्री ने खरीदी हो तो किसी ने नहीं, बताओ ना। अरे बताओ मुझे, किसने खरीदा वहां पे प्लॉट, ये तो बता दो। 10 साल तक तो वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ा जम्मू कश्मीर में, क्या बात कर रहे हो? अभी लक्षम लच्छा इतनी हो रही थी, हरियाणा में भी लक्षम लच्छा हो रही है। 1 मिनट, हरियाणा में लक्षम लच्छा हो रही है, आपकी जम्मू में लक्षम लच्छा हो रही है। कहाँ पर बगावत की लपटें उठी हुई हैं और आपको पता ही नहीं है? इतने अनजान है आप, रियली सरप्राइजिंग। क्योंकि हमें झूठ ही बोलना होता है, वो मुझे पता है और वो दर्शकों को भी पता है, जनता को भी पता है। जनता जाग गई है, वही देशुल्य जनता जिसको आपने मारा पीटा, वो अब इस बात का जवाब जरूर देगी अब की बार। लेकिन शर्मा जी ने तो अपने कोर्ट को स्टार्ट करते समय तो उन्होंने कहा था कि जनता को बेवकूफ बनाया कांग्रेस ने। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास इसका जवाब लेने के लिए, लेकिन हमारे साथ जो है अनुसूरा जी भी जुड़ी हुई है इनहेलो से। मैम आपका स्वागत है। और शुरुआत में जो है मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपका जो गठबंधन है जैसे दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है कि जो है जैसे गठबंधन किया है वैसे कुछ जो है उसके नतीजे आएंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा? गठबंधन क्या इम्पैक्ट डाल पाएगा? जी गौरव जी, सबसे पहले तो आपको, दोनों प्रवक्ताओं को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। हालांकि मैं अभी मेरे को सूचना नहीं थी डिबेट की, तो मेरे को आज का टॉपिक नहीं पता है, लेकिन आपने गठबंधन की बात करी तो मैं उसी से शुरुआत करती हूँ। हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, इसीलिए सबसे पहले 11 उम्मीदवार हमारे गठबंधन ने उतारे हैं। और जो विपक्ष है हमारा, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है,
उनको अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि किसे उतारे और किसे ना उतारे। हालात दोनों पार्टियों में अलग अलग हैं। मंथन चल रहा है, अभी मंथन जारी है। जी, असल में जो स्थितियां हैं वो ये हैं कि जो भाजपा है उसने तो उधार का सिंदूर इतना ले लिया है कि उधार के सिंदूर से वो श्रृंगार नहीं कर पा रहे हैं। हिसार की मैं बात करूं तो कुलदीप बिश्नोई को भी घुसा लिया है इन्होंने, जितेंद्र पवार को भी ले लिया है इन्होंने। मतलब अभी रिसेंटली इन्होंने जोगीराम तिहाग बीजेपी से ले लिए हैं, बबली ले लिया था, ले लिया है। तो लोगों की एंट्री कुनबा बढ़ रहा है, कुनबा बढ़ रहा है, दिग्गजों की जो है फौज तैयार की जा रही है। अखाड़े में जिस तरीके से पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे शर्मा जी। जी गौरव जी, बड़ा कुनबा ही तो परेशान करता है ना। पास आ रहा हूँ। असल में एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि हमने इन सब लोगों को ले तो लिया है, लेकिन इनको सेट कैसे करें, इनको कहाँ सेट करें। भाजपा की तो स्थिति ये है। और कांग्रेस के जो 20,000 कैंडिडेट्स हैं आज वो हिसाब मांग रहे हैं। कुछ टाइम पहले तक तो यात्राएं चलती थी कि हरियाणा मांगे हिसाब, लेकिन अब वो 20,000 कैंडिडेट हिसाब मांग रहे हैं कि करोड़ों रुपया तो इकट्ठा कर लिया, सबको थापी मार मार के कोई मतलब जो भी इनको मिला सबके थापी मारते गए, भर्ती करते गए। लेकिन अब वो कैंडिडेट हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा जिस तरीके से बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, कैंडिडेट जब बैक गियर लगाने का काम करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का गठबंधन, मजबूत गठबंधन हरियाणा के अंदर सरकार बनाने का काम करेगा। लेकिन आपका गठबंधन जो है बसपा के साथ है। इनफैक्ट यूपी में आपने देखा होगा बसपा का, और फिर दूसरी तरफ आपके सामने एक और गठबंधन तैयार है जेजेपी और एएसपी का। दोनों ही अगर दोनों का ही अगर देखूं, बीएसपी और एएसपी दोनों को ही साइड में कॉमन लेकर चलें तो दोनों ही आपस में एक वोट काटने की राजनीति पर उतरेंगे। जी गौरव जी, बसपा एक बसपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकारें रही हैं यूपी जैसे मैं कहूंगी बहुत बड़े प्रदेश में जो देश की राजनीति निर्धारित करता है। बसपा की तुलना एएसपी से करना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि एक जो हमारे रावण जी हैं उन्होंने एक लोकसभा सीट जीत ली है, लेकिन हरियाणा में उन्होंने क्या किया, रावण विभीषण से जा मिला, तो उनका कुछ नहीं होने वाला हरियाणा के अंदर। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने गठबंधन किया है तो उससे नुकसान ही होगा। आजाद समाज पार्टी की रेपुटेशन खराब कर ली उन्होंने हरियाणा में दुष्यंत के साथ या जजपा कह लीजिए उनके साथ गठबंधन करके। इनेलो और बसपा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ आज हरियाणा के अंदर एक एंटरटेनमेंट का साधन बन के रह गए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। शर्मा जी आप कुछ कह रहे थे, लेकिन सवाल मेरा यही है आपसे जो है जिस तरीके से कमल हांडा जी बोलती हुई नजर आई, और दूसरी तरफ आपके जो पार्टी में कुनबा बढ़ रहा है, दिग्गज पहलवानों की जो है फौज आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन सूची जो है जारी नहीं हो पा रही है, जैसे सूरज जी ने भी कहा। जैसे मैंने आपको बताया गौरव जी, हमारी पार्टी हर एक कैंडिडेट का फीडबैक ले रही है और जल्दी ही आपके सामने सूची भी आ जाएगी। और जिस तरह से हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री की नीतियों से, उनके प्रोफाइल को देखते हुए, भाई जिस तरह से उन्होंने विदेशों में धाक जमाई है और बहुत अच्छा प्रशासन दिया है, आत्मनिर्भर हम रक्षा के क्षेत्र में। देखिए आपकी बातों पर अनुज जी मुस्कुराती हुई नजर आ रही हैं, वो अपनी हंसी नहीं कंट्रोल कर पा रही हैं। और दूसरा क्या है, हरियाणा में जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी का व्यवहार है, उनका प्रोफाइल है, उनका व्यक्तित्व है, वो जनता के बीच में रहते हैं और किसान मजदूर हितैषी हैं। 58 साल में हमने ओबीसी समाज से सीएम बनाया है जी, और मैं समझता हूँ ये अपना आप में बहुत ही ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि कांग्रेस ने इन्होंने तो कभी सोचा नहीं, दूसरे दलों ने इन्होंने तो बस ये है कि अपना ही मुख्यमंत्री चाहिए, भाई राजा का बेटा राजा और एमपी का बेटा एमपी, सीएम का बेटा सीएम। हमारे पार्टी में मैंने आपको कई बार एक दो बार बताया है आपके चैनल पे भी, एक किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है, एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। ये भाजपा में संभव है। हम राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी, हम जातिवादी नहीं है। हमारे लिए 36 जाति बराबर है और
कांग्रेस का आप देख लो, अगर एक दलित की बेटी ने, एक महिला ने इच्छा जाहिर करी है कि मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही हूं, जिस तरह से इन्होंने, एक दलित चेहरा था इनका, पहले प्रदेश अध्यक्ष था, उसका सिर फोड़ दिया था, वो भागने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए उस दलित की बेटी का, एक महिला का, ये उसकी क्या नाम है, आवाज को दबा रहे हैं। इससे महिलाओं में और दलित भाइयों में बहुत भारी रोष है। अरे वो एमएलए का चुनाव लड़ना चाह रही है, आप उनकी आवाज को दबा रहे हैं, और वो इतनी सीनियर मोस्ट नेता है आपकी, तो आपकी पार्टी का डिसिप्लिन तो यहीं से पता चल जाएगा। दूसरा हमारे संगठन कौशल है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और बहुत मजबूत संगठन है हमारा। हमने तो बूथ लेवल पर आपने इतने सारे जो अपने जो उद्बोधन किया, भाषण दिया, जो अपनी बात रखी, हमारे प्रदेश उसमें से जो है कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को लेकर सवाल उठ रहा है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप जातीय समीकरण के माध्यम से जो है कुर्सी का सफर तय करने वाले हैं क्या? जैसे आपने ओबीसी लगातार पिछले कई डिबेट में मैं आपको देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री और जो है आप मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति महोदय सबके जो है आप जो है जाति को लेकर बैठे, क्या यही जो है जनता के बीच में उतार रहे हैं? समीकरण यही है क्या आपका? मैंने आपको गौरव जी बताया, हम राष्ट्रवादी हम जातिवादी नहीं। देखिए, जब आप बात कर रहे हैं ओबीसी की, तो मैं सुन रहा हूं, जब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं जाति को लेकर, आप जो राष्ट्रवादी की घटना पे आ जाते हैं, राष्ट्रवादी हो जाते हैं। अरे मैं वही चीज तो आपको बताना चाह रहा हूं। तो बताइए। आप ये बताओ, अगर कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ गया, और उस समाज का, उस भाई का हाथ पकड़ के बराबर में खड़ा करना, ये जातिवादी है क्या? आप बताइए गौरव जी, ये जातिवाद है क्या? अरे 58 साल अनुज जी मैं आपसे जवाब लूंगा। भगवत शर्मा बने थे, उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री हरियाणा के, आ रहा हूं कमल जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं, कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह। उनके बाद में ओबीसी समाज का हमने मुख्यमंत्री बनाया, नायब सैनी जी। और हमारे चाणक्य हैं, हमारे जो प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, लोक पुरुष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने अगला मुख्यमंत्री भी डिक्लेयर कर दिया, भाई हमारे अगले मुख्यमंत्री भी नायब सैनी जी होंगे, और इनकी अध्यक्षता में हम चुनाव लड़ेंगे। हमने क्या बुरा कर दिया भाई? हमने तो अच्छा किया, क्योंकि हम सती बरादरी को बराबर मानते हैं। अरे इन हमने क्या किया? एससी समाज। अनुज जी आप काफी देर से हंस रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रही है आपके पास हंसी जो है। ठीक है। राष्ट्रीय महामंत्री देव तुल्य, देखिए रामराज जी, राक्षस, और राक्षस के करबर कहते मैं कुरुक्षेत्र की धरती से श्राप देता हूँ। अरे आपके श्राप को मेरे भाई दुर्वासा मुनि का श्राप है क्या? दुर्वासा ऋषि का श्राप है क्या आपका? कल तक जनता, देव तुल्य जनता जनार्दन आपका वोटर थी, आज हमारा वोटर है। अरे जो जनता का काम करेगा जनता ने उसको वोट डालेगी। अगर आप शराब देते तो जनता ने क्या कसूर किया भाई? शराब उसको दो, शराब आप है जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। आपने राजस्थान में जाके एमपी राज्यसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, और इनके यहाँ कांग्रेस में तो कई कांग्रेस है, जैसे भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है। ठीक है सर, मैंने ये कोट मैंने सुना है आपका, कांग्रेस है, कांग्रेस है। ठीक है, कैप्टन अनुज जी क्या कहना चाहेंगे आप? जो मैं आ रहा हूँ, डिप्टी सीएम भी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, आ रहा हूं कमल जी। अनुज जी आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, चूंकि शर्मा जी लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस भी, मैं उनसे जवाब लूंगा कमल जी से, कांग्रेस कई कांग्रेस बताई उन्होंने, गिना दिया उंगलियों पे, पॉइंट पे लेकर बैठे हैं, और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि ओबीसी क्या गुनाह कर दिया उन्होंने जो है सीएम बनाकर, और जो है जब ओबीसी का सवाल आता है तो जब राष्ट्रवादी की भावनाएं ओतप्रोत होती हैं। जी अनुज जी। जी गौरव जी, कोई गलती नहीं करी इन्होंने ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बना के, बहुत अच्छी बात है, हमारी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन जो हंसी का कारण है वो तो ये कि इन्होंने प्रॉपर निबंध, जैसे बच्चे नहीं लिखते कि गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक सिर होता है, उस तरह से इनका एक निबंध है रटा रटाया। फिर डिबेट शुरू होगी तो हमें ये निबंध पढ़ के सुनाना है, तो वो बड़ा मतलब दर्शक भी सुन के थक गए होंगे। थोड़ा सा चेंज किया करो आपका जो रहता है महिमा मंडन बीजेपी का। इन्होंने कहा राजा का बेटा राजा। अभी मैं बताती हूँ, इन्होंने इनका, मैं सिर्फ हिसार क्षेत्र की बात कर रही हूँ। कुलदीप का बेटा, कुलदीप बिश्नोई का बेटा इन्होंने एमएलए बनाया, राजा का बेटा राजा। जिंदल का बेटा इन्होंने सांसद बनाया, राजा का बेटा राजा। वीरेंद्र चौधरी का बेटा इन्होंने सांसद बनाया हिसार में, राजा का बेटा राजा।
बंसीलाल की बहू को अब राज्यसभा में भेजने की तैयारी है। राजा की बहू रानी। तो देखिए, एक टाइम था जब भाजपा ये चीज बोल सकती थी, लेकिन आज त्योहार के बारे में निकलते हैं आपको। बोलिए। उम्मीद नहीं थी, आप तो शांति से डिबेट करते हो। तो जिस तरीके से परिवारवाद भाजपा पे आज हावी है, एक टाइम था जब ये बोल सकते थे क्योंकि नए नए खिलाड़ी आए थे मार्केट में हरियाणा में, लेकिन अब तो ये खुद परिवारवाद से ओतप्रोत है। मैं कहती हूँ कि इनको जगह नहीं मिल रही कि कहाँ सेट करें। जो उधार का सिंदूर इन्होंने आगे लिया है, उसके बाद इन्होंने बात करी समाजों की। ये बार बार बैकवर्ड समाज का जिक्र करते हैं, तो मैं यहाँ ध्यान पूर्वक मेरे प्रवक्ता भाई को याद दिलाना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा बैकवर्ड का सम्मान इनेलो पार्टी ने किया, चाहे कैलाश सैनी हो, चाहे रामकुमार कश्यप जी हो, चाहे रणबीर गंगवा जी हो, चाहे हिसार से हरि सिंह सैनी हो। सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व अगर किसी ने बैकवर्ड समाज को दिया है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। और ऐसी ऐसी जातियां जिनकी संख्या बहुत कम है, जो बहुत कम संख्या में हरियाणा में है, अल्पसंख्यक कह सकते हैं उनको आप, उनका भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। चाहे वो सपेरा समाज है, ओड समाज है, इनेलो पार्टी ने सबको मान सम्मान दिया, सबको साथ लेके चले। और चौटाला साहब की जो सोशल इंजीनियरिंग की मैं कहूंगी उसका कोई मुकाबला नहीं। ताऊ देवीलाल की जो सोशल इंजीनियरिंग की, हालांकि भाजपा ने कोशिश करी कॉपी करने की, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाए। तो हाँ, बिल्कुल आपने बैकवर्ड समाज से मुख्यमंत्री बनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा 90 MLA भी होते हैं, 10 MP भी होते हैं। यहाँ जो प्रतिनिधित्व इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया था और आगे भी देंगे, उसका कोई सानी नहीं है। तो ये जो निबंध आप लिख के लाते हैं, बहुत बार सुन चुके हैं, इससे आगे बढ़िए। सिर्फ जातियों को ठीक है अनुज जी, निबंध को लेकर चर्चा करूंगा शर्मा जी से। लेकिन कमल जी आप जी बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रहा हूं कि जिस तरीके से जो है आपको बताया शर्मा जी ने कि कांग्रेस जो है किस तरीके से जो है चुनाव लड़ रही है, कैसे लड़ रही है, वो पूरी तरीके से एक कोट लिखकर लेकर आए हैं जो अभी आपने सुना होगा। क्या कहना चाहिए, क्या रिएक्शन है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ऐसा है गौरव जी, इन्होंने रटाए डायलॉग, मैंने कहा ही इज सफरिंग फ्रॉम OCD, दैट इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर है। इनको जो रटाया बोलते हैं, मजाल है एक शब्द भी इधर से उधर हो जाए। पहले इलाज मैंने कहा पड़े भाई, मैं तो आपके भले के लिए कह रही हूँ। सनातनी पंडित हो झूठ नहीं बोलते, पंडित लोग झूठ नहीं बोलते, सनातनी वो होते हैं, पंडित लोग झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, मुंह से किसने कहा था 12 करोड़ लोगों को, 1 मिनट जरा सुनते जाना आप जो कहा आपने। और दूसरा, इनेलो की प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा विपक्ष कैसे हो सकते हैं? भाई आप तो साथी एक दूसरे के, 10 साल आप लोग हरियाणा में सरकार में रहे, और जब भी आप कोई राज्यसभा का मेंबर बनाना होता था तो ये इनेलो वाले भी उनको देते थे, उनकी सपोर्ट करते थे बीजेपी वालों की। दूसरी बात ये कि इन्होंने जैसे पत्र भी लिखा इलेक्शन कमीशन को, यही 2 पार्टियां थी, साथी पार्टियां, सहयोगी दल इनेलो और भाजपा, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा कि जी इलेक्शन पोस्टपोन किए जाएं। तो हमें तो तैयार थे, चाहे प्रीपोन होते चाहे पोस्टपोन होते। नहीं, उन्होंने कहा अरे हुई नहीं क्या, 5 तारीख हो नहीं गई, 1 से 5 तारीख पता नहीं है, शर्मा जी की बोल पता नहीं है, 1 तारीख से 5 तारीख होगी मालूम नहीं है, और 8 को रिजल्ट आएगा जो पहले 4 को होना था जी। सर अभी भी छुट्टियां पड़ रही हैं, अभी भी पड़ रही हैं। वो नहीं सोचोगे तुम, बिश्नोई से मारकर तुम सोचने वाले कहां से आगे, तुम तो मारते पीटो दे तो ये जनता को जिन्होंने तुम्हें वोट दिया, चाहे वो पहलवान बेटे, चाहे किसान है, चाहे सरपंच है। आपने किसको नहीं पीटा? पंचकुला में युवाओं को पीटा में, उस देवतुल्य जनता को जिसकी आप बात करते हैं, देवतुल्य जनता है ना वो। सुनिए जरा दूसरी बात, हाँ जी सर, इनको फिर आप फिर शुरू कर देते हैं। मैं चुपचाप सुन रही थी स्माइलिंगली। Will you please put him on the silent mode? हाँ जी, और दूसरा अपना चाल चरित्र बताते हैं। ये मैं बताया जैसे कि साथी हैं ये इनेलो और ये वाले, और इन्होंने फीडबैक की बात करी। कभी कहते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, कभी कहते हैं हम फीडबैक लेंगे जनता का। तो मैंने अभी पिछली डिबेट में भी इनसे एक सवाल किया था, उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने कि अगर 50 सीटों से आपको फीडबैक ठीक नहीं आता तो क्या आप वहां पर अपने प्रत्याशी को उतारेंगे या नहीं? मुझे इसका जवाब दीजिए, पहली बात। दूसरी बात,
नायब सैनी की तो चलती नहीं है। ओबीसी समाज का अगर आपने बना दिया, खट्टर ने तो नाश मार दिया था, थोड़ा बहुत जब बच्ची कुछ कसर होगी वो नायब सैनी पूरी कर देगा। तो आप क्या एहसान कर दिया क्या आपने ओबीसी का बना दिया? हमें क्यों बता रहे हैं? मर्जी आपकी थी, वैसे भी आपने 58 साल में आपने क्यों नहीं बनाया? जवाब दीजिए ना। 58 साल में आपकी पार्टी ने क्यों नहीं बनाया? क्या आप ये SC/BC समाज का CM 13 डिक्लेयर करेंगे? आप बताइए ना, करेंगे क्या आप हैं कौन हमारी पार्टी में दखल देने वाले? आप जो हैसियत क्या है हमारी पार्टी में दखल देने की? क्या जानते हैं क्या आप? क्या हमारी पार्टी में दखल देने की है आपकी औकात? युवाओं के शक्ति बरादरी है। हमने पूछा आप कितने उतार रहे हैं, कितने नहीं उतार रहे हैं? अभी आप कह रहे थे हमारी मर्जी यू आर नोबडी। याद रखना, तुम्हारी कोई औकात नहीं हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी लेकिन कमान तय करेगा। शर्मा जी मैं आपके पास आऊंगा, इनके बाद जो मैं आप ही के पास आ रहा हूं। कमल जी, जिस तरीके से जो है जी, कमल जी लगातार आपकी पार्टी कह रही है कि जो है बीजेपी ने जो है रोजगार देने का काम नहीं किया पिछले 10 साल में, और आपकी पार्टी लगातार जो है हिसाब मांगो यात्रा भी लेके चल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं शर्मा जी तो कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार की बौछार कर दी है, रोजगार दिया है, घोषणाओं के माध्यम से लगातार जो है घोषणाएं की जा रही हैं। चलिए मैं बताती हूँ आपको उसके बारे में भी। जी जी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं, डिप्लॉयमेंट दिए सिर्फ 1 साल के लिए। नो प्रोविडेंट फंड, नो ग्रेचुटी, नो नथिंग, नो कोई फैसिलिटी नहीं होती जो एक रेगुलर कर्मचारी को होती, सरकारी कर्मचारी को। खर्ची पर्ची का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा इन्हीं के यहाँ बना। हमारे यहाँ तो ये शब्द भी नहीं चलते थे। हमने तो 1.5 लाख टीचर्स को जॉब दी हमने। इनको JPT है उसमें, जिसमें आपके सीनियर 1.5 लाख का जवाब भी लेंगे, लगाई हमने पक्की नौकरी पर। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि ये नौकरियों की बौछार कर दी। आपने भी देखा होगा गौरव जी, अभी ये जब से नायब सैनी मंत्री कर रहे थे, फटाफट बौछारें कर रहे थे, घोषणाओं की घोषणा मंत्री बन गए थे। 50,000 पद निकालेंगे हम। अब एक्सक्यूज, अब ये बहाना क्या बनाएंगे कि जी वो तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया था इसलिए हम कर नहीं पाए। अरे 3,03,000 महिलाओं को बुला कर इन्होंने उनका इतना अपमान किया, उन पर लाठीचार्ज करवाया जब वो कोठरी लेने के लिए, जब इनके नायब सैनी ने कहा कि भाई मैं कोठरी आपको देंगे। आप मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी गौरव जी। कैन यू वेट फॉर अ व्हाइल? जी जी जी, गौरव जी। हाँ मेरी आवाज आ रही है, आपकी भी आवाज आ रही है मैम, बोलिए प्लीज। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बस मैं 1 मिनट एक चीज सुनाना चाहूंगी आपको सर। आपकी आवाज आ रही है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए अपना। हाँ जी ठीक है सर। जी जी, लेकिन मैम इसकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, माफी चाहूंगा। क्या आप सुनाना चाह रही हैं? माइक के पास अगर आप इसे रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस इतना सुनाना था मैंने कि ये कितने झूठी बातें फैलाते हैं, झूठ बोलकर ये ले जाते हैं लोगों को कि यहाँ पर आ जाओ। मैं इनके और भी बता दूं जिनको ये बड़ा कहते हैं चाणक्य बोलकर अपमान मत किया कीजिए आप असली वाले चाणक्य का। जुगाड़ू है, ED एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है ना जो आपका, वसूलखोरी का चंदा धंधा, छापा चंदा धंधा, कोई प्रो को जिसको हम कहते हैं, वो आपने बहुत किया। वो आपने फिर अब हरियाणा में चुनाव के नजदीक आते ही ये सब अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन ये देख नहीं रहे कि इनकी जो लोग हैं वो अब कितनी बुरी तरह फंसने वाले, इनको ये नहीं पता अभी। वो कह रहे हैं फिर हमारा हाँ जी सर, किसका सिर फोड़ा था ये कहते हैं, बहुत बार बोलते हैं, झूठ ये बोलते हैं। उसकी फोटो को लेकर आए हमने, किसका सिर फोड़ा, कब फोड़ा। बिना बात से जनता में झूठ फैलाया जा रहा है। जनता को सब मालूम है कौन कितने पानी में है और आप भी कितने पानी में है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन आप भूल जाते हैं क्या लेके चले गए। हाँ जी, उन्होंने शुरुआत में ही कहा था, मैं आपको याद दिला दूं कि वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोलकर जो 5 सीट लेकर चले गए, लेकिन जनता अब जाग चुकी है, जनता अब जान चुकी है। जनता असली तभी जागी, जनता अभी असलियत में जनता अभी जागी है जिन्होंने इनके हाथ से 5 सीटें लपक ली है, छपट ली है। इनको सीट दी नहीं है इनको, इसकी इनको बहुत तकलीफ है, इनको भी, इनके आला कमान को भी। और ये टिकट हम लड़ा रहे हैं कि हम कैसे चुनाव जीतने का प्रयास करें, लेकिन जनता मन बना चुकी है। आप तारीख बदलो, अपना एक में कुछ भी बदलो, लेकिन जनता सस्ता पलटेगी। पहली बात। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहती हूँ गौरव जी कि इनके जो दलाल मंत्री है, इनके वित्त मंत्री, सुनिए 1 मिनट, रुक जाइए। अरे लोकतंत्र का महापर्व है, लोकतंत्र का महापर्व है। वो तो परसेंटेज बढ़ेगी और लगातार छुट्टियां पड़ रही है। बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा महापर्व है।
उसको सारा बिस्तर रह गया उनका, कुछ जो कंप्लीट करने दीजिए, तो मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। बताइए। जी जी जी, मैं बोलिए, आप बोलिए, प्लीज बोल लीजिए, ज्यादा आप बोलिए। बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतदान का क्या नाम है कमल जी, आपका कुछ पॉइंट रह रहा है तो आप प्लीज कंप्लीट कीजिए, एंड देन मतदान करेंगे। ये तो अच्छी बात है। शर्मा जी के पास जाऊंगा। डर लग रहा है। दूसरा मैं आपको बताऊं, जिस तरह से इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है। शर्मा जी, सवाल मेरा ये है आपसे, शर्मा जी, जिस तरीके से जो है आपकी पार्टी खेमे को बढ़ाने की जो कवायद में लगी हुई है, खेमे में लगातार जो है बड़े बड़े दिग्गजों को उतारने का काम कर रही है, सीट सदस्यता दिलाने का काम कर रही है, और इस कड़ी में जो है आज नरेंद्र मोदी जी ने सदस्यता अभियान की शुरुआत भी कर दी। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए, और हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा में खासतौर पर जो दूसरी जेजेपी से भी आप लेकर आ रहे हैं और तमाम पार्टियों से, लेकिन अपनी पार्टी से भी आपके जो नेता जो है बागी बने हुए हैं, वो टिकट न मिलने को लेकर कांग्रेस में जाने की धमकी लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपने टिकट नहीं दी तो हम तो कांग्रेस से चुनाव लड़ लेंगे, हम तो वहां से चुनाव लड़ लेंगे, लेकिन हमें टिकट जरूर चाहिए। तो कैसे साधने की रणनीति है? आप देखो गौरव जी, हमारी पार्टी विश्व का सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, वो पार्टी है, ठीक है, पार्टी है, लेकिन आप दूसरा सवाल भी मेरा सुन लीजिए, दूसरा सवाल भी सुन लीजिए। अनुसूरज इस तरीके से लगातार कह रही है कि निबंध लिखकर लेकर आते हैं और निबंध को पूरी तरीके से चस्पा कर जाते हैं, छाप जाते हैं। निबंध से अतर होकर बोलिए जरा। अरे निबंध लिखना भी तो कला होती है, ये कला हर किसी में थोड़ी होती है। अरे अपनी पार्टी द्वारा किए गए आप मान रहे हैं, जनता आप ये मान रहे हैं कि आप निबंध लेकर आते हैं? क्या बुरा है? अब ये बताएं, इनके टाइम में ये दोनों बैठी हैं, ये दोनों प्रवक्ता हैं, इनके टाइम में हरियाणा में भर्तियां किस आधार पर होती, दोनों बता दें। इनके टाइम में क्या होता था? इनके टाइम में गरीबों का हक मारा जाता था। मुख्यमंत्री कमल जी, तो वो मान रहे ना, निबंध लिखने की भी कला है और उसको एडिटिव सुनाने की भी कला है। मेरिट तोड़ता था, मेरिट। क्या ये बताओ, यूनिवर्सिटी लड़कों के बच्चे नहीं पढ़ते क्या? आपके मुख्यमंत्री के क्षेत्र के बच्चे पढ़ते हैं क्या? आप बताइए। और दूसरा, हमने मेरिट का आधार पर नौकरियां दी, बिना खर्ची बिना पर्ची के दी। आज किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा बिना खर्ची बिना पर्ची के, इससे कीमती भी खाली चली गई, जिन लोग तक का भाड़ा भी नहीं था। अब वो कला अफसर लग रहा है। ठीक है कमल जी, आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। अब तो मान लिया ना, जाइए, आप तो शहर में रहती है। जी जी जी, गाँव में जाइए, एक बार पूछिए हर गांव से। किसी आ रहा हूँ कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। किसी गांव में से 10 बच्चे लग रहे हैं। अरे युवा में जोश है, जोश। आपके टाइम में आपने क्या किया युवाओं का? आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी, ठेकेदारी प्रथा। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रों को ठेकेदार लगा देता था डिपार्टमेंट में, और ठेकेदार पैसे लेकर भर्ती करता था। 2-4 महीने बाद उनको निकाल देता, फिर दूसरों को भर्ती करता, फिर 2-4 महीने बाद निकाल देता, फिर पैसे लेकर दूसरों को भर्ती करता। ये थी ये कौशल रोजगार निगम में जो बच्चे हैं, ये आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा के बच्चे हैं। हमने ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जब कौशल रोजगार निगम लेकर आए, तो अपना में गौरव की बात है। और जिस तरह से जनता का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारा कुनबा बड़ा होता जा रहा है। कल जिस तरह से एक महारथियों ने हमारी पार्टी ज्वाइन किया है, दादा रामकुमार गौतम है, जो अपना आप में बड़े फेमस व्यक्ति हैं। उधर से जोगीराम सियाल जी हैं, ये अनूप धानक जी हैं, और जो मेयर है वहां अम्बाला की आदरणीय बड़े भाई हमारे विनोद शर्मा जी की धर्मपत्नी जी हैं, शक्ति रानी शर्मा जी, और हमारे सांसद महोदय हैं राज्यसभा के कार्तिकेय शर्मा जी, उनकी माता श्री हैं, उन्होंने भी हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है। और दूसरा देवेंद्र बबली हैं, सुनील सांगवान जी हैं, जो पूर्व मंत्री हैं सतपाल सांगवान जी, उनके बेटे हैं, जो जेलर की नौकरी छोड़ के आए हैं, VRS लेकर आए हैं, और वो है। और मैं बताऊं आपको शर्मा जी, ये अपने क्या नाम है, संजय कबलाना जी हैं। ये सारे महारथी हैं, जो बहुत अपने पॉपुलर हैं अपने अपने क्षेत्र में। इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है हमारी। हमारा कुनपा बढ़ता जा रहा है, आपके यहाँ तो डूबता जा रहे, छोड़ के भाग रहे हैं आपके यहाँ, तो बताइए। अरे शर्मा जी आपका झूठ का सवाल ले लीजिए जरा, एक और सवाल ले लीजिए, मैं जोड़ रहा हूँ। कमल जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। नहीं, सवाल ले लीजिए। लोकप्रिय है शर्मा जी, ठीक है, आप बोलते ही जाते हैं, बस यही प्रॉब्लम है। एक सबका साथ, आप सुनिए ना महाराज, विश्वास, सुनिए। इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम करिए, समान विकास करिए,
पूरे प्रदेश में हमारी सरकार ने किए हैं। ठीक है शर्मा जी, अनु जी का सवाल ये भी था कि जिस तरीके से आप जो है परिवारवाद की बात करते हैं, वो साफ तौर पर उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से गिनाया, लेकिन मेरा सवाल यही है, उन्हीं को सवाल को जो आगे बढ़ाते हुए कि कुछ पंक्तियां हैं कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है। तो क्या कहेंगे आप, जो परिवारवाद, दूसरे नेता आपकी पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास आऊंगा, आ रहा हूं मैं आपके पास, लेट हिम कंप्लीट। ठीक है आ रहा हूं मैं। वो बात लगी, जैसे मैंने बताया ना, राजा का बेटा राजा बनेगा, उसी के यहाँ है। और एक के बेटे ने तो पूर्व मंत्री का बेटे ने डिक्लेयर भी कर दिया कि यदि हमारी पार्टी का राजा होगा तो मैं डिप्टी सीएम होगा, डिप्टी सीएम है। अरे मेरे भाई, ना नॉमन तेल होगा ना राजा नासे जी, पहले डिप्टी सीएम को डिक्लेयर करा भाई। फिर इनके यहाँ दलित की बेटी ने, जो पूरे केंद्रीय मंत्री की बिटिया है, खुद भी केंद्रीय मंत्री रही है, कई बार सांसद रह चुकी है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी, महिला है, दलित की बेटी है, उन्होंने इच्छा जाहिर करी। ठीक है अब शर्मा जी तो आप बोलते ही रहेंगे। ठीक है अनु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। देखिए अब तो आप, ठीक है शर्मा जी, आपका समय पूरा हो गया। शर्मा जी, आपके बोलने का समय पूरा हो गया, दूसरे जो प्रवक्ता हैं उनको भी बोलने दीजिए प्लीज। ठीक है अनु जी, अब तो आपने सुना कि जो है शर्मा जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, निबंध लिखने की कला, निबंध बोलने की कला, एज इट इज बोलने की कला, ये भी एक अपना अलग हुनर है। और दूसरा जो है उन्होंने गिनाया जिस तरीके से, जो है क्या कहेंगी आप? जी गौरव जी, चीजें तो ये रोज वो ही रिपीट करके गिनाते हैं। इन्होंने अभी ये कहा कि हमने मेरिट के आधार पर नौकरियां दी। मेरिट के आधार पे तो ये लोग मुख्यमंत्री और मंत्री ही नहीं बना पाए, नौकरियां तो बहुत दूर की है। ऐसे नॉन डिजर्व लोगों को इन्होंने 9-9.5 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री बना के रखा, और फिर जब इलेक्शन नजदीक आए तो इनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। इन्होंने रणजीत चौटाला जैसे निर्दलीय व्यक्ति को मंत्री बनाया, क्योंकि इनकी पार्टी के अंदर शायद डिजर्विंग लोग नहीं थे। तो दलित की तो बात भाजपा को छोड़नी चाहिए। मैं यहाँ पे शर्मा जी आप के पास आऊंगा इसकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। मैंने दोनों को बहुत नोट कर लीजिए आप, जो है जी हाँ जी, आप नोट कर लीजिए। ठीक है कमल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर उनके बाद जो है रामराज जी शर्मा जी के पास आऊंगा जी। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा, हालांकि मैं देखती हूँ कि कांग्रेस की प्रवक्ता इनेलो पे बहुत अटैक करती है, और आमतौर पे इनका रहता है कि भाजपा की बी टीम है इनेलो। फिर मैं पूछना चाहूंगी, नोट कर लीजिए, बीच में मत बोलिएगा, कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बनी हो और इनेलो के समर्थन से बनी हो? ऐसा नहीं हुआ है कभी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि इनेलो की सरकार बनती है और भाजपा के जो 2, 4, 5 जीत के आते थे वो हमारी सरकार को समर्थन देते थे। सीएम इंडियन नेशनल लोकदल का बनता था, और हमें ये अपने समय पे बोलेंगी। हमने देखा है कि जिस आम आदमी पार्टी ने इनकी धज्जियां दिल्ली और पंजाब में उड़ाई, उस आम आदमी पार्टी की सरकार इन्होंने समर्थन देके बनवाई थी, जो कागज लेके घूमते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, और हरियाणा के अंदर उनके साथ गठबंधन किया। फिर जब इनकी गरज थी फिर इन्होंने तोड़ भी लिया। तो छाल तो बोले, छालनी भी क्या बोले। ये केजरीवाल की जो बी टीम बैठी है ये हमारे बारे में बोलेगी। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया राज्यसभा का, तो शाही कांड भूल गए क्या ये लोग कांग्रेसी? शाही कांड किसने किया था? जयप्रकाश जेपी, हुड्डा जी का गुर्गा, उसने पेन की शाही बदल के कांड किया और राज्यसभा के सांसद बना था सुभाष चंद्रा, तो उसको राज्यसभा भेजने में भाजपा की मदद करी। अहमदाबाद बाई इलेक्शन में जाके हुड्डा साहब कहते हैं कि कांडा तो मेरा मित्र है। ये कांग्रेस का प्रचार करने गए थे वहाँ पे, और वहाँ भाजपा के वोट मांगते आते हैं। उसके बाद रिसेंटली इन्होंने राज्यसभा में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? प्रस्ताव तो बड़ा लेके आते हैं हुड्डा साहब। तो सबको दाल के अंदर कितना काला है। क्विकली आप जो सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। इनके युवराज खिलाड़ियों को लेके आते हैं, रिसीव करके लाते हैं एयरपोर्ट से। जब हुड्डा साहब का खिलाड़ियों को उनका सम्मान क्यों नहीं दिया, नौकरियां क्यों नहीं दी, ऐसा क्यों कोर्ट में जाके उन्होंने अपने हक लिए हैं। आज ये पैदल यात्रा निकाल रहे हैं खिलाड़ियों के साथ, सब देख रहे हैं।
और ये जो बार बार ये कहते हैं ना कांग्रेसी कि भाजपा को हराना है, जो भाजपा को रहेगा उसको वोट दो। अरे तुम बुढ़े खिलाड़ियों, बिना ट्रायल दिए ओलंपिक में जाना चाहते हो। इनेलो बिल्कुल धड़ाके से इलेक्शन लड़ेगी। इनेलो बच्चा का वोट मजबूती से अपने ठिकाने पे जाएगा और हम कांग्रेस में नहीं है। आप पाबंदी इस वजह से जो मुझे जी ठीक है आपने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। कमल जी प्लीज संक्षिप्त में जो है बात को रखें। ये है ना, कांग्रेसी नहीं आप हो भी नहीं सकती हैं। नहीं संक्षिप्त में मैम अपनी बात को पूरा कीजिए। मैं जवाब देना चाहूंगी, जैसे इन्होंने बोले जितनी भी बोले, मैं उसमें एक लाइन और ऐड कर देती हूँ जिसमें 72 छेद। ठीक है, ये राज्यसभा का मेंबर इन्होंने उतारने को कहा। इनको मैं बोलूंगी कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन हर, कि उसके लिए एमएलए का नंबर सही संख्या पर हमारे पास नहीं था, वरना हम तो कह रहे थे कि विनेश फोगाट को उतारने के लिए, लेकिन भाजपा कोई आगे नहीं आया कि उसको बता रहे। उन्होंने किरण चौधरी के साथ डील हो चुकी थी तो उसको ही उन्होंने करना था, क्योंकि संख्या बल था इनके पास। इनमें कॉमन सेंस नहीं है इनेलो की प्रवक्ता में कि संख्या बल चाहिए होता है। आपको एमएलए वोट करते हैं कि राज्यसभा का सांसद किसको बनाकर भेजना है। 1 मिनट बीच में मत बोलो, कीजिए जरा प्लीज। हाँ जी, दूसरी बात ये कहते हैं कि हमारे समर्थन से, मतलब उन्होंने हमें समर्थन दिया था भाजपा ने, तो इनके 1-2 होते थे जो भी एमएलए 2, 4, 5 जो भी, तो वो हमें समर्थन देते थे, तो हमारा मुख्यमंत्री बनता था। मतलब कैसे गुमराह करने की कोशिश करके, कान चाहे आप इधर से पकड़े चाहे पीछे से पकड़े, बात तो एक ही है। मिले हुए तो थे या भाजपा से, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती थी, इन्होंने जो है एक चीज, हाँ जी, किसका सिर फोड़ा था वो मुझे बताएं, भाजपा के प्रवक्ता नंबर 1। दूसरी बात, इनके वित्त मंत्री जो कि सीएम के बाद दूसरे नंबर पर इनका ओहदा होता है, उन्होंने कहा कि जनता रूठ रही है, पब्लिकली देख लेना ये ध्यान, पंडित जी जरा देख लेना ध्यान से, कि जनता रूठ रही है, सरकार कांग्रेस की बन गई तो 6 महीने केंद्र की सरकार गिरा देगी। देखेंगे इस बार कैसे हरियाणवी गिराने देते हैं। गुजराती नहीं बैठे यहाँ पर, हरियाणवी बैठे हैं, याद रखना। हरियाणवी अगर बहुत अच्छा। ठीक है शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में जो है कंप्लीट कीजिए, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा ज्यादा देर जो है आपसे जवाब लेने की, प्लीज। देखो, इन लोगों के प्रवक्ता अनुज जी ने कहा सीएम बदला गया। बदलाव इस प्रकृति का नियम है और इतिहास गवाह, समय समय पर बदलाव होता रहता है। हमारे पहले वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इच्छा जाहिर करी कि भाई मैं बहुत मुख्यमंत्री रह लिया, अब युवा शक्ति को आगे आना चाहिए, और युवा शक्ति को हम आगे लाए। हाईकमान में, केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बात मानी और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मेरे को दूसरी तो जिम्मेवारी संपन्न मानने के लिए तैयार हूँ। उनको टिकट दिया, भारी मार्जिन से जीत का। बदला प्रकृति का नियम है, आपने कह दिया, अगर खिलाफ है तो होने दो। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जो है, कमल हांडा जी, रामराजी शर्मा जी और नसूरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखना यही होगा कि किस तरीके से जो है चुनावी रण में उम्मीदवारों की सूची आती है और कहां से कौन सा उम्मीदवार पार्टियां तय करती हैं। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।